नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी 13 पॉइंट स्टडी में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री का और इस टॉपिक में मैं आपको पुष्यभूति वंश और वर्धन वंश के बारे में पढ़ाऊंगा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, पुष्यभूति वंश। तो पुष्यभूति वंश के बारे में आपको पढ़ाऊंगा। तो पुष्यभूति वंश का जो संस्थापक है वो पुष्यभूति राजा है। जो पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन है? पुष्यभूति राजा है। और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी पुष्यभूति ने? तो पुष्यभूति ने अपनी राजधानी थानेश्वर बनाई थी। कहाँ बनाई थी? थानेश्वर अपनी राजधानी बनाई थी। तो दोस्तों, इसके बाद पुष्यभूति जो राजा थे, इनका जो कार्यकाल था वो बहुत ही कम रहा। और उसके बाद वो पुष्यभूति वंश के बाद वर्धन वंश का उजागर होता है। तो वर्धन वंश को में जो शक्तिशाली राजा थे वह प्रभाकर वर्धन थे। तो वर्धन वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वो कौन था? प्रभाकर वर्धन। तो वर्धन वंश की शक्ति के प्रतिष्ठा का संस्थापक किसे माना जाता है? प्रभाकर वर्धन को। क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जो वर्धन वंश का संस्थापक है वो वहाँ को कौन है? प्रभाकर वर्धन। और पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन है? पुष्यभूति हैं। इन दोनों में कंफ्यूज ना होना। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए जो प्रभाकर वर्धन थे उसने क्या किया कि अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए, सत्ता को मजबूत करने के लिए इन्होंने क्या किया कि एक राज्य से दूसरे राज्य क्या किया? वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिससे क्या हो? उसकी शक्ति ज़्यादा मजबूत हो। तो दोस्तों, उन्होंने क्या किया कि मोखरी शासक गिरोहवर्मा, जो मोखरी शासक गिरोहवर्मा थे, मोखरी शासक उत्तर प्रदेश में आते हैं मोखरी। तो मोखरी शासक गिरोहवर्मा का जो कार्यकाल है 600 से 605 था। इसने क्या किया कि का विवाह थानेश्वर की पुष्यभूति या वर्धन वंश प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री से हर्ष की बहन के साथ शादी की थी। जो मोखरी वंश का राजा गिरोहवर्मा था, इसने क्या किया कि जो प्रभाकर वर्धन की पुत्री राजश्री थी, इसने क्या किया कि उसके साथ क्या कर दिए? विवाह संबंध स्थापित कर दिए, ताकि क्या रहे? इनकी सत्ता मजबूत रहे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, राजवर्धन। तो राजवर्धन प्रभाकर वर्धन के पश्चात सिंहासन पर बैठा था। जो राजवर्धन था, इसने क्या किया कि प्रभाकर वर्धन के पश्चात क्या सिंहासन पर बैठा था। क्योंकि राजवर्धन किसका पुत्र था? प्रभाकर वर्धन का। क्योंकि प्रभाकर वर्धन थे, इसके दो पुत्र थे, एक राजवर्धन और दूसरा हर्षवर्धन, और एक पुत्री थी उसकी कौन? राजश्री। तो छोटा बेटा इसका हर्षवर्धन था और बड़ा बेटा राजवर्धन, इसलिए राजवर्धन को क्या मिल गई थी? सिंहासन मिल गया था। तो दोस्तों, प्रभाकर वर्धन के पश्चात सिंहासन पर बैठा थानेश्वर नरेश सिंहासन पर बैठा। जो राजवर्धन था यह प्रभाकर वर्धन के पश्चात सिंहासन पर बैठा। ओके दोस्तों, उस समय क्या था कि बंगाल का शासक था उस टाइम शशांक, और मालवा का शासक कौन था? देवगुप्त। राजवर्धन के समय जो बंगाल का शासक था शशांक, और मालवा का शासक कौन था? देवगुप्त था। और इन दोनों ने मिलकर क्या किया? कन्नौज पर आक्रमण कर दिया, जहाँ कौन शासन कर रहा था? गिरोहवर्मा शासन कर रहा था। राजश्री का पति और प्रभाकर वर्धन की पुत्री का पति क्या कर रहा था? शासन कर रहा था। तो आक्रमण में गिरोहवर्मा की हत्या हो जाती है। तो शशांक क्या करता है कि शशांक और देवगुप्त इकट्ठा होकर कन्नौज पर आक्रमण करके किसकी हत्या कर देते हैं? गिरोहवर्मा की हत्या कर देते हैं। और किस पर अधिकार कर देते हैं? कन्नौज पर अधिकार कर उसकी पत्नी राजश्री को क्या कर देते हैं? कैद कर लेते हैं। तो राजश्री को कैद कर देते हैं। इस घटना को सुनकर थानेश्वर राजा, तो जो हर्षवर्धन थे, राजवर्धन थे, तो जो राजवर्धन राजा था, तो राजवर्धन ने कन्नौज की सुरक्षा के लिए आगे आए, और राजवर्धन ने मालवा के शासक देवगुप्त की सेना को परास्त किया। जो राजवर्धन था, इसने क्या किया कि जो मालवा का शासक देवगुप्त के साथ युद्ध किया और उसे परास्त कर दिया। परंतु शशांक ने क्या किया कि विश्वासघात करके राजवर्धन की हत्या कर देता है। जो शशांक रहता है, यह क्या कर, जो बंगाल का शासक रहता है शशांक, यह
विश्वासघात कर किसकी हत्या कर देता है, राजवर्धन की, प्रभाकर वर्धन के बेटे राजवर्धन की हत्या कर देता है और राजा की हत्या हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है, तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट, जब प्रभाकर वर्धन की हत्या हो जाती है, जब प्रभाकर वर्धन की हत्या हो जाती है तब गद्दी पर बैठता है 607 ईस्वी में हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का सर्वाधिक, आप पुष्यभूति वंश भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं, वर्धन वंश भी कह सकते हैं। इन दोनों वंश में डिफरेंट नहीं है। ओके दोस्तों, तो देखिए हर्षवर्धन 607 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और यह हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का क्या था, सर्वाधिक प्रतापी राजा रहा। हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ, 591 ईस्वी में हर्षवर्धन का जन्म होता है। और हर्षवर्धन क्या, प्रभाकर वर्धन का मैंने आगे पढ़ा दिया कि जो हर्षवर्धन है वो प्रभाकर वर्धन का छोटा पुत्र था। ओके, तो राज्यवर्धन की हत्या के पश्चात उसने 606 में 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन क्या कर देता है कि थानेश्वर की गद्दी पर शासक बन जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, शासक बनने के पश्चात वो क्या क्या करता है वो देख लीजिए। जब वो शासक बनता है तो वह सबसे पहले शशांक से प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा करता है। वो क्या करता है कि जो बंगाल का शासक शशांक रहता है उससे प्रतिशोध लेने की ठान लेता है तथा अपनी बहन की सुरक्षा के लिए वह कन्नौज की ओर बढ़ता है। तो जब वह ठानता है कि मुझे शशांक की हत्या करनी है, शशांक का हत्या करनी है, तो वह क्या करता है कि पहले कन्नौज जाता है और जब कन्नौज जाते हुए उसको रास्ते में एक कामरूप के रूप में भास्कर वर्मन का दूत मिला, हंसबेग। तो हंसबेग मिलता है, जो किसका दूत मिलता है, भास्कर वर्मन का दूत रहता हंसबेग, जिसने क्या किया कि हर्षवर्धन के समक्ष अपने राजा की ओर से मित्रता का प्रस्ताव रखा। तो हर्षवर्धन के समक्ष उसने क्या किया कि राजा की ओर से क्या करता है, मित्रता का प्रस्ताव रखता है। और हर्षवर्धन और जो भास्कर वर्मन है, इन दोनों की क्या हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे वो क्या कर देते हैं कि इन दोनों सेनाओं को एक कर देते हैं। तो उसके बाद हर्षवर्धन को आगे सूचना मिलती है कि राजश्री कैसे मुक्त हो गई है। तो वो क्या करती है कि राजश्री जब कन्नौज से भाग जाती है तो वो किसकी ओर बढ़ जाती है, जंगलों की ओर। तो वहाँ विंध्याचल का जंगल है, तो वहाँ विंध्याचल पहाड़ी की ओर भाग जाती है। कौन, राजश्री, किसकी बहन, हर्षवर्धन की बहन। तो हर्षवर्धन को आगे सूचना मिलती है कि राजश्री क्या हो गई है, कैद से मुक्त हो गई है और कहाँ भाग गई है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी की ओर भाग चुकी है। तो आचार्य दिवाकर की सहायता से, तो आचार्य दिवाकर रहता है, उसकी सहायता से हर्षवर्धन ने राजश्री को खोज निकाला। तो उसके साथ आचार्य दिवाकर हर्षवर्धन के साथ जाता है और राजश्री को खोज कर लाते हैं और कन्नौज वापस आ जाते हैं। तो इसके बाद गिरवा वर्मा की हत्या के पश्चात, जब गिरवा वर्मा की हत्या हो जाती है, जो शशांक रहता है वह क्या कर देता है कि गिरवा वर्मा की हत्या कर देता है। तो गिरवा वर्मा की जब हत्या होती है तो उत्तराधिकारी न होने पर कन्नौज के मंत्रियों व राजश्री की सहमति से हर्ष क्या करता है, खुद को कन्नौज का राजा घोषित कर देता है। तो वह जब कन्नौज का राजा घोषित हो जाता है तो हर्षवर्धन ने, तो उसके बाद क्या करता है कि हर्षवर्धन कन्नौज को राजधानी के रूप में बनाता है। थानेश्वर से कहाँ लाता है राजधानी। अब क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले थानेश्वर अपनी राजधानी किसने बनाई थी, तो वो बनाई थी पुष्यभूति ने। उसके बाद थानेश्वर से कन्नौज राजधानी स्थापित कौन करता है, तो यह करता है हर्षवर्धन करता है। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कन्नौज का क्षेत्र दोआब में स्थित है। जो कन्नौज का क्षेत्र है वो कहाँ है, दोआब में स्थित है। हर्ष के समय से लेकर कन्नौज का राजनीतिक शक्ति के केंद्र उभरना तय था। जो हर्ष के समय जो कन्नौज था वह क्या था, एक राजनीतिक शक्ति का केंद्र था। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, देखिए 7वीं शताब्दी में कन्नौज की उचित ढंग से किलाबंदी की गई। जो 7वीं शताब्दी में जो हर्षवर्धन थे उन्होंने क्या किया कि कन्नौज की उचित ढंग से क्या की, किलाबंदी की थी। तो हर्ष के शासनकाल का आरंभिक इतिहास बाणभट्ट से ज्ञात होता है। तो जो हर्ष चरित्र लिखी थी बाणभट्ट ने, तो उसमें उन्होंने हर्षवर्धन के बारे में, उसकी जीवनी के बारे में लिखा है। तो उसमें काफ़ी कुछ मिलता है हर्षवर्धन के बारे में। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि चीनी यात्री व्हेन-सांग किसके समय में भारत आया था। ये क्वेश्चन बन सकता है कि चीनी यात्री व्हेन-सांग 7वीं सदी में ईसा पूर्व की 7वीं सदी में भारत आया और लगभग 15 वर्ष तक भारत में रहा।
जो ह्वेन-सांग था 7वीं सदी में भारत आया था और 15 वर्ष तक भारत में रहा था। हर्ष सूर्य और शिव का उपासक था। हर्षवर्धन जो थे वो क्या थे, सूर्य और शिव को मानते थे। ओके, नेक्स्ट देखिए, हर्षवर्धन ने उपनाम शिलादित्य रखा था। हर्षवर्धन ने जो अपना नाम रखा था वह क्या रखा था, उपनाम, तो वो निक नेम रखा था उन्होंने अपना शिलादित्य। ओके, ये भी माना जाता है कि जो हर्षवर्धन थे यह भारत के अंतिम हिंदू सम्राट थे। जो हर्षवर्धन को क्या माना जाता है, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हर्षवर्धन का राज कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर था। जो हर्षवर्धन थे इसका सिर्फ कश्मीर को छोड़कर क्या था, पूरे भारत पर अधिकार था। ओके, नेक्स्ट देखिए, नर्मदा के तट पर चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया था। जो नर्मदा के चालुक्य वंश के थे, जब राजा हर्षवर्धन आगे बढ़ रहे थे उस टाइम क्या किया कि पुलकेशिन द्वितीय ने इन्हें क्या कर दिया, रोक दिया था। ओके, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, प्रशासन। तो इसका प्रशासन कैसा था वो देख लीजिए। तो प्रशासन इनमें हर्ष के समय में शासन व्यवस्था का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। जो हर्षवर्धन का समय था उस टाइम जो व्यवस्था थी तो क्या थी, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। तो राज्य प्रशासनिक सुविधा के लिए ग्राम, विषय, भुक्ति तथा राष्ट्र में विभाजित था। तो इनमें विभाजित था, ग्राम, विषय और भुक्ति में, राष्ट्र में विभाजित था। हर्ष ने पदाधिकारियों को शासन पत्र, तो उस टाइम शासन पत्र को क्या कहते थे, सनद के द्वारा जमीन देने की प्रथा। ये क्वेश्चन बन सकता है कि सनद के द्वारा जमीन देने की प्रथा किसने चलाई थी, तो किसने चलाई थी सनद के द्वारा जमीन देने की प्रथा, तो वो चलाई थी हर्षवर्धन ने। ओके, नेक्स्ट देखिए, हर्षकालीन ताम्रपत्रों में केवल 3 करों का उल्लेख है। जो हर्षकालीन ताम्रपत्र थे तो उनमें 3 कर थे, भाग कर, हिरण्य कर और बलि कर। तो भाग कर जो कर था यह भूमि कर था, जो राज्य की आय का मुख्य साधन था। जो भाग कर था, भाग कर किससे संबंधित है, भूमि कर था, जो राज्य की आय का मुख्य साधन था। और दूसरा कर था हिरण्य कर, यह एक नगद कर था जिसे व्यापारी देते थे। यह हिरण्य कर था जिसे कौन देता था, नगद कर था जो इसे व्यापारी देते थे। और बलि कर एक क्या था, धार्मिक कर था। ओके, नेक्स्ट देखिए, तो देखिए दोस्तों, ह्वेन-सांग हर्ष की सेना को चतुरांगणी कहता था। जो ह्वेन-सांग था चीनी यात्री, तो यह हर्ष की सेना को क्या कहता था, तो चतुरांगणी कहता था। ओके, हर्ष की ताम्र मुद्राएं नालंदा व सोनीपत से प्राप्त हुई थी। जो हर्ष की ताम्र मुद्राएं थी वो नालंदा और चंडीगढ़ के सोनीपत से प्राप्त हुई है। ओके, सोनीपत की मुद्रा पर शिव के वाहन नंदी का चित्रण है। जो सोनीपत का मुद्रा मिली है तो उसमें क्या है कि नंदी का चित्रण मिल रहा है, जो माना जाता है कि वह किसका उपासक था, शिव का उपासक था। तो नालंदा की मुद्रा पर भी श्री हर्ष नाम लिखा है और उसे माहेश्वर सार्वभौम महाराजाधिराज कहा गया है। क्या कहा गया है, माहेश्वर सार्वभौम और महाराजाधिराज कहा गया है। हर्ष ने कलिंग, ओड्र, कोगोडा पर विजय प्राप्त कर शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की थी। ओके, तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, चीन से भारत आने वाले प्रमुख यात्री। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन यात्री चीन से भारत आए थे। तो हर्ष के समय तो आपको पता होगा कि 636 से 645 के बीच में कौन रहा था, ह्वेन-सांग आए थे हर्ष के समय में। दूसरा आया था फायान। तो फायान आया था प्रथम बौद्ध भिक्षु चीन से भारत यात्रा किसके समय आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। और किसके दरबार में पहुंचा था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। तीसरा जो यात्री आया था वो इत्सिंग के समय आया था, समुद्री मार्ग से भारत आया था और उसका नाम क्या था, इत्सिंग कब आया, 671 से 95 तक भारत में रहे थे। और हर्षवर्धन के 3 नाटक जो क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो है प्रियदर्शिका, यह किसका है, हर्षवर्धन का नाटक है। रत्नावली भी हर्षवर्धन का नाटक है और नागानंद भी हर्षवर्धन का नाटक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको आज का टॉपिक समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों मिलता हूँ अपने अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।